हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी, जिसमें हम देखेंगे एक औरत अपने घर पर मरी पाई जाती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम टीम को ये तो पता चलता है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मौत कैसे हुई वो बिल्कुल ही समझ नहीं पाते। मूवी के शुरुआत में हम इंस्पेक्टर दीपक नेगी को देते हैं, जो अपने घर पर सो रहा होता है और सपने देखता है और उसके सपने में एक लड़की होती है। तभी एकाएक उसको सब इंस्पेक्टर नरेश का कॉल आता है। वो बताता है कि सर, सेवा धाम स्कूल के वार्डन की आज रात मौत हो गई है। जब वो शाम को सोई थी तो अच्छी भली थी, लेकिन सुबह उसके स्कूल वालों ने देखा वो मरी पाई गई। तो दीपक बोलता है, ठीक है, तुम लोग चलो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, मैं अभी आता। इंस्पेक्टर दीपक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से पीड़ित है और अक्सर वो रात में ऐसे सपने देखता ही रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर नरेश, हेड कांस्टेबल दिनेश और कांस्टेबल लता और राजेंद्र के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। उनको वहां देखकर स्कूल का प्रिंसिपल चौंक जाता है। वो बोलता है, अरे साहब, आप लोगों को किसने बताया और आप लोग यहाँ क्यों आ गए? यहाँ कोई क्राइम तो हुआ नहीं है। ये शाम को सोई और सुबह जब हमने चेक किया तो ये मरी पाई गई और इनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तो सब इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ ठीक है, अगर मौत हुई है तो जांच भी होगी। लेकिन हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर और उसकी पूरी टीम बिल्कुल ही अनाड़ी होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्राइम सीन पर किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिसकी मौत हुई उसका नाम संगीता है और वो स्कूल की वार्डन थी। और सुबह उसकी असिस्टेंट हेमा जब उसको बुलाने गई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। कई बार बुलाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खोला तो हम लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। वहीं प्रिंसिपल का असिस्टेंट त्रियोकी आता है और वो बताता है कि सर, मैंने इन सारी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है कि जब दरवाजा तोड़ा गया और पहली बार हम लोग उस कमरे में घुसे। और अब क्राइम सीन पर इंस्पेक्टर दीपक आता है। वो नॉर्मल पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है। तभी दीपक का सीनियर अर्जुन उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि भाई, इस केस को लेकर ऊपर से बहुत प्रेशर है, तो एक काम कर, जल्दी से ये पोस्टमार्टम वगैरह खत्म करा के उसका डीएनए प्रिजर्व कर ले और बॉडी को रिलीज कर दे। तो दीपक बोलता है, ठीक है सर, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। और तभी हम देखते हैं दीपक के माँ बाप गाँव से उससे मिलने आते हैं और उससे बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में तू एक बार भी घर नहीं आया और न ही तूने अभी तक शादी की। अगर तेरी कोई पसंद की लड़की हो तो बता दे, हम तेरी शादी करा देंगे। ऐसे घर नहीं आता तो कम से कम त्योहार पर ही आ जाया कर। तो दीपक बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाकर वहाँ से वापस भेजता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो पुलिस वाले संगीता की डेड बॉडी को हैंड ओवर करते हैं तो पूछते हैं, इनका कोई रिश्तेदार है या कोई घर वाला जो इस फार्म पे साइन करे? तो स्कूल के लोग बोलते हैं वो तो अनाथ ही, और संगीता को यहाँ लाने वाले इस स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी हैं। तो हम मनोज केसरी को देखते हैं और वहीं जब दीपक मनोज से क्वेश्चन पूछता है तो मनोज उसका सही जवाब नहीं देता। और इधर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उन्हें बताया जाता है कि मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, ये सस्पिशियस डेथ है, लेकिन मौत का कारण टीम अभी नहीं पता कर पाई, शायद उनको कुछ समय लगेगा। अब दीपक अपनी टीम को बुलाता है और उनको बोलता है, देखो अभी तो कंफर्म हो गया एक मर्डर केस है, तो इसलिए तुम लोग स्कूल के आसपास जाओ और जो भी जानकारी हो सकती है उसे इकट्ठा करो। और एक बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम्हें कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है मुझे तुरंत व्हाट्सएप करना। तो दीपक सब इंस्पेक्टर नरेश को लेकर के ट्रस्टी मनोज से मिलने जाता है। और इधर देखते हैं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तो स्कूल में जाते हैं और वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं। जब कांस्टेबल स्कूल में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि संगीता बड़ी ही अड़ियल टाइप की औरत थी। वो बात में लोगों से लड़ती रहती थी और लड़का लड़की की दोस्ती तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वहीं सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वहाँ का ट्रस्टी मनोज अक्सर रात में 11 बजे के बाद आता था और सुबह 5 बजे वहाँ से चला जाया करता था। वो इशारों में ही बताता है कि संगीता और मनोज का अफेयर चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जब दीपक मनोज के घर पहुँचता है तो मनोज वहाँ नहीं होता। तो दीपक की मुलाकात मनोज की वाइफ से होती है। तो मनोज की वाइफ बताती है कि वो तो अपने ऑफिस होंगे। दीपक उससे स्कूल में हुए मर्डर के बारे में पूछता है तो बताती है स्कूल के किसी भी मामले में वो दखल नहीं देती। वो देखता है मनोज की वाइफ घर पर अकेली थी। तो दीपक पूछता है, आपके बच्चे कितने हैं? तो बताती है, मेरा एक बेटा है जो लखनऊ रहता है और 1 या 2 दिनों में वो यहाँ आने वाला है। जैसे ही दीपक उसके घर से बाहर निकलने वाला होता है तभी मनोज का बेटा वहाँ आ जाता है। तो दीपक मनोज से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि आपका और संगीता का रिलेशनशिप कैसा था? तो मनोज बोलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक मालिक का और एम्प्लॉय के साथ होता है। तो दीपक बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम अपने सारे एम्प्लॉय को महंगे गिफ्ट देते हो? और तभी दीपक अपने जेब से एक बिल निकालता है जिसमें मनोज ने संगीता के लिए 3,80,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदी थी। अब मनोज कुछ नहीं बोलता। तो दीपक बोलता है, महाराज अगर ऐसे ही गिफ्ट देने हो तो हमें भी नौकरी पे रख लो। तभी कांस्टेबल दीपक को मैसेज करता है और बताता है कि मनोज और संगीता का अफेयर चल रहा था। मनोज रोज रात में स्कूल में आया करता था और सुबह 5 बजे निकल जाया करता था। अब हम देखते हैं मनोज दीपक के एक भी सवाल का सही जवाब नहीं देता है। वो नाराज
होता है और वहाँ से चला जाता है। अब दीपक पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और उसकी टीम भी वापस आ जाती है। तो उसकी टीम बताती है संगीता बिल्कुल ही अड़ियल औरत थी और कुछ दिन पहले उसने दिया नाम की एक लड़की को स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि दिया का उसी के साथ पढ़ रहे बच्चे रजत के साथ दोस्ती थी। और एक दिन संगीता ने उन दोनों को एक साथ बैठा देख लिया था और गुस्से में आकर उसने दिया को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। और दिया के जाने के बाद से रजत हमेशा गुमसुम सा रहता है और वे दीपक को बताते हैं कि स्कूल का सीसीटीवी काफी दिनों से काम नहीं कर रहा है। और नरेश दीपक को बताता है कि प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जब उन लोगों ने संगीता का कमरे का ताला तोड़ा था। हालांकि मैंने वो वीडियो देख लिया है, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वो वीडियो आपके लैपटॉप में डाल दिया है, आप जब समय मिले तो देख लेना। जब दीपक उस वीडियो को देखता है तो देखता है कि संगीता का फोन उसके बेड के पास टेबल पे रखा था, लेकिन जब पुलिस टीम पहुंची तो वहाँ से फोन गायब था। और उस रिकॉर्डिंग में वो ये भी सुनता है कि उसी दौरान प्रिंसिपल को किसी का कॉल आया था जिसको यस सर करके बातें कर रहा था। तो दीपक बोलता है इसका मतलब मनोज ने प्रिंसिपल को कॉल किया होगा और उसको बोला होगा कि संगीता का फोन वहाँ से हटा दिया जाए। अब दीपक और उसकी टीम दोबारा स्कूल जाती है तो दीपक संगीता के कमरे के आसपास के एरिया को चेक करता है तो उसे तो दिखता है कि संगीता के कमरे के विंडो के पास एक खाली सिरिंज पड़ा होता है। वो उसको उठाता है, देखता है और फेंक देता है। तभी उसे वहाँ एक टीचर मिलती है और बताती है कि रजत और दिया दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये अंधे बच्चों का स्कूल है, लेकिन रजत अंधा होने के बावजूद भी अच्छा कीबोर्ड बजाता था और मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया करता था। तभी दीपक को उसके खबरी का कॉल आता है। अब जब दीपक अपने खबरी से मिलता है तो बताता है जब से उस वार्डन की मौत हुई है तब से अपने जाने की हालत खराब है और मैंने उसको फोन पर भी किसी से बातें करते हुए सुना है और बार बार उस वार्डन का नाम ले रहा था। अब वो लोग जानी को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा संगीता से क्या रिश्ता था। तो बताता है सर 1 साल पहले की बात है, जो स्कूल की जमीन है वो यहाँ का प्राइम एरिया है और मैंने स्कूल के ट्रस्टी मनोज से कई बार कहा कि वो जमीन उसे दे दे, लेकिन मनोज कभी भी जमीन देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जब एक दिन मैं मनोज से मिलने गया तो मैंने देखा संगीता भी उसके साथ थी। मैंने संगीता के सामने ही मनोज से दोबारा उस जमीन के बारे में बात की। मनोज तैयार नहीं हुआ तो अगले दिन संगीता ने मेरे पास कॉल किया और उसने मुझसे बोला कि वो मनोज से बात करके वो जमीन दिलवा सकती है, लेकिन उसके बदले उसे 40 लाख रुपए कमीशन चाहिए थे। तो मैंने 20 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिया और कुछ दिनों बाद से संगीता ने मेरे फोन उठाने भी बंद कर दिए और अब उसकी डेथ के बाद मेरे 20 लाख रुपए भी डूब गए। और जानी ये भी बताता है कि सर मैं इकलौता नहीं हूँ जो इस जमीन के पीछे पड़ा था। रोशन बिल्डर बहुत दिनों से वो भी इसी जमीन के पीछे पड़ा था और यहाँ तक कि अपने होम मिनिस्टर साहब वो भी इसी जमीन के पीछे पड़े थे। वो सब मिलकर मनोज को प्रेशराइज कर रहे थे कि मनोज वो जमीन बेच दे। तो रोशन बिल्डर ने स्कूल के प्रिंसिपल को मोटी रकम दी थी ताकि प्रिंसिपल मनोज को मना सके वो जमीन बेचने के लिए। अब दीपक दोबारा संगीता के रूम पे जाता है और जब वो रूम को अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें संगीता का मोबाइल और पैसों से भरा बैग भी मिलता है। तो नरेश प्रिंसिपल के असिस्टेंट से पूछता है कि प्रिंसिपल कहाँ है। तो बताता है कि सर अभी बाहर गए हुए हैं, 2-4 दिनों में वापस आएंगे। और वहीं दीपक रजत को देखता है जो स्कूल से अलग बिल्कुल अकेले बैठा होता है। तो जाता है और दीपक से बात करता है और उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो। तो बोलता है क्लास में मेरा मन नहीं लगता। तो दीपक बोलता है हाँ मन कैसे लगेगा दिया के बिना। तो रजत बोलता है कि सर आप कैसे जानते हैं इन बातों को। तो दीपक बोलता है इस स्कूल में बच्चा बच्चा जानता है कि तुम और दिया एक दूसरे को पसंद करते हो। तो दीपक पूछता है अब दिया स्कूल कब आएगी। तो रजत बोलता है वो कभी नहीं आएगी सर, स्कूल वाले उसे अब एंट्री ही नहीं करने देंगे। तो रजत बोलता है कि सर अगर दिया स्कूल नहीं आएगी तो मैं सह लूंगा, लेकिन अगर वो मेरे दोस्त की तरह ये दुनिया छोड़कर चली गई तो मैं नहीं सह पाऊंगा। तो दीपक पूछता है तुम मेरी दोस्त का मतलब क्या, कोई तुम्हारी दूसरी दोस्त भी थी। तो रजत बोलता है रहने दो ना सर इन सब बातों को। वहाँ से चला जाता है। तो दीपक सब इंस्पेक्टर नरेश को बोलता है कि 2 बातों का पता करो, एक तो संगीता के मोबाइल का डाटा किसने इरेज किया और उसका डाटा भी रिट्राइव कराओ। और वही रजत किसी बच्चे के गायब होने की बात कर रहा था तो पता करो स्कूल से कौन सा बच्चा गायब है। अब जब वो लोग स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ का कोई बच्चा मिसिंग है क्या, तो बताता है हाँ सर एक पायल चौधरी नाम की लड़की यहाँ से मिसिंग है और करीब 1 महीने पहले की बात है कि प्रिंसिपल का पुराना असिस्टेंट जिसका नाम गोविंद था उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया था। तो संगीता ने उसको धमकाकर स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो सब इंस्पेक्टर नरेश पूछता है अरे भाई उसने कुछ गलत किया था तो लड़की के घर वालों को कम से कम पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है अरे सर ये सब गरीब घर के बच्चे हैं और ऊपर से अंधे हैं, एक बार इनके माँ बाप स्कूल में छोड़ जाते हैं फिर दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते कि उनका बच्चा कैसा है। अब वो लोग पायल के घर जाते हैं तो पायल के माँ बाप बोलते हैं कि पायल तो स्कूल में है। और वहीं दूसरी तरफ दीपक स्कूल में जाता है और वहाँ के म्यूजिक टीचर से बात करता है और पायल के बारे में पूछता है। तो बोलती है मुझे बताया गया है कि पायल अपने घर गई है। और जब वो उससे गोविंद के बारे में पूछता है तो बोलती है कि गोविंद के बारे में वो ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती है कि गोविंद को यहाँ ट्रस्टी का बेटा
लेकर आया था। अब वो लोग एक बार फिर मनोज के घर जाते हैं उसके बेटे से पूछताछ करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से मनोज नाराज होता है और उन्हें बात नहीं करने देता। अब दोबारा स्कूल जाता है और बच्चों के हॉस्टल में जाता है। जब वो रजत कमरे में पहुंचता है तो देखता है रजत की एक डायरी होती है। वो डायरी को ले लेता है और डायरी ले जाकर सब इंस्पेक्टर नरेश को देता है और बोलता है कि डायरी में जो कुछ लिखा है डिकोड करा के मेरे पास भेजो। अब मनोज होम मिनिस्टर से मिलता है और उनको बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर मुझे बार बार परेशान कर रहा है और अगर आप एक बार कॉल कर दोगे तो शायद मुझे परेशान न करे। और वही दीपक की टीम गोविंद को अरेस्ट कर लेती है। तो बताता है कि सर मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में था और मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ के खींचा, वो गिर गई और चीखी। उसके चीखने की आवाज सुनकर संगीता मैडम बाहर आ गई। वो मुझे डांटने लगी। मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोला, लेकिन उन्होंने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया। और वो ये भी बताता है कि सर मैं डरता था कि कहीं सीसीटीवी में मेरी ये हरकत रिकॉर्ड ना हो गई हो। तो दशहरे की रात मैं स्कूल के अंदर दोबारा गया और वो हार्ड डिस्क जिसमें सीसीटीवी की फुटेज सेव होती थी वो मैं चुरा लाया। और इधर हम देखते हैं दीपक का सीनियर अर्जुन आता है और दीपक को डांट लगाता है, बोलता है कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, तुम दोबारा कभी मनोज से पूछताछ करने नहीं जाओगे। तो दीपक बोलता है ओके सर। अब दीपक और नरेश दोनों स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। पहले तो प्रिंसिपल कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब नरेश उसे 2-3 थप्पड़ मारता है तब वो बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि मैंने रोशन बिल्डर से पैसे लिए थे इस जमीन को बेचने में उसकी मदद करने के लिए, और जिस दिन संगीता की मौत हुई उस दिन मनोज जी का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझसे बोला कि संगीता के फोन से सारा डाटा डिलीट कर दे क्योंकि उसके फोन में मेरी और उसकी कुछ प्राइवेट बातें सेव हैं। दीपक दोबारा मनोज से मिलने जाता है और उसको वीडियो दिखाता है। प्रिंसिपल ने सारी बातें बोली थी। तो मनोज बोलता है कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या मैं मान लूंगा। वो नाराज होने लगता है। अब दीपक वापस अपने ऑफिस आ जाता है और मनोज दोबारा होम मिनिस्टर से मिलने जाता है और दीपक की शिकायत करता है। और हम देखते हैं कि जब वो होम मिनिस्टर से मिलने जाता है तो रोशन बिल्डर भी वही बैठा होता है। तो होम मिनिस्टर बोलता है कि तुम स्कूल की अपनी जमीन हमारे नाम कर दो और हम तुम्हें इस केस से बाहर निकाल लेंगे। अब मनोज के पास जमीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मनोज हाँ कर देता है। अब दीपक स्कूल में जाता है तो देखता है वहाँ पर बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगा हुआ है। वो कैंप के डॉक्टर से मिलता है और कुछ बातें करता है। और इधर हम देखते हैं संगीता के फोन से डिलीटेड डाटा अब रिस्टोर हो गया था। जब दीपक उस फोन को चेक करता है तो देखता है फोन के अंदर मनोज और संगीता के कई सारे वीडियो थे और वहीं वो पायल के डेड बॉडी का फोटो उसके मोबाइल में देखता है। तो समझ जाता है जिस पायल को आज तक ये लोग मिसिंग बता रहे थे वो कब की मारी जा चुकी थी। और वहीं दीपक एक ऑडियो सुनता है जिसमें संगीता मनोज को बोलती है कि देखो मैंने पायल के डेड बॉडी को तो दफना दिया है, लेकिन तुम बताओ तुम स्कूल की जमीन कब बेचोगे। तो मनोज मना कर देता है। वो बोलता है ये सब बातें फोन पर नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मिलकर बात करूंगा। तो संगीता मनोज को धमकी देती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारे इस सारे वीडियो न्यूज चैनल वालों को दे दूंगी। अब अगले दिन दीपक और उसके सीनियर को होम मिनिस्टर अपने घर बुलाता है और दीपक को बोलता है कि मुझे पता है आप बहुत ही काबिल ऑफिसर हो और इसीलिए मैंने आपके प्रमोशन की रिक्वेस्ट कर दी है और साथ ही सेवाधाम स्कूल की जमीन पर जो बिल्डिंग बनेगी उसमें आपको एक 3 BHK फ्लैट दे दिया जाएगा, लेकिन आप मनोज जी को इस केस से बाहर रखो। तो दीपक बोलता है सर इन सब चीजों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अब होम मिनिस्टर बिल्कुल ही शॉक रह जाता है। तो दीपक बोलता है मनोज जी तो देवता जैसे इंसान है, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मैं जानता हूँ उन्होंने एक कत्ल नहीं किया है, लेकिन थोड़े कैरेक्टर के ढीले इंसान है। जहाँ भी औरत देखते हैं इनका मन मचल जाता है और मैंने किलर को पकड़ लिया है। उसका नाम गोविंद है। वो पहले इसी स्कूल में प्रिंसिपल का असिस्टेंट था और दशहरे की रात वो स्कूल में गया था सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को चुराने के लिए और तभी उसे संगीता ने देख लिया। तो घबराहट में आकर गोविंद ने संगीता का मर्डर कर दिया। अब दीपक वहाँ से जाने लगता है तो मनोज उसके पीछे आता है और बाहर आकर दीपक को थैंक यू बोलता है। तो दीपक बोलता है मैं चाहता तो आपको इनमें से किसी भी केस में फंसा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मनोज उसको दोबारा धन्यवाद बोलता है और बोलता है मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो दीपक बोलता है अगर आप ऐसा मानते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो मनोज बोलता है बताइए सर। वो बोलता है कि कभी भी आप इस स्कूल की जमीन को नहीं बेचेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने देखा ये बच्चे अंधे तो हैं लेकिन काफी टैलेंटेड हैं, तो आप उनको थोड़ी एडवांस सुविधाएं दो ताकि ये पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और साथ ही वो बोलता है कि आप दिया का सस्पेंशन भी कैंसिल कर दो, वो अंधी बच्ची पढ़ना चाहती है। तो मनोज बोलता है कि आपकी बातें सर आंखों पर, मैं ये सारी चीजें जरूर करूंगा। अब दीपक अपने पोजीशन
पोजीशन से रिजाइन कर देता है और वो जाने से पहले रजत से मिलता है, उसको उसकी डायरी वापस करता है और उसे एक लेटर देता है और उसको बोलता है ये लेटर तुम मेरे जाने के बाद पढ़ना, लेकिन तुम इस लेटर के बारे में किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि दिया को भी नहीं, और जब तुम ये लेटर पढ़ लेना तुरंत ही फाड़ के फेंक देना। हम देखते हैं इधर दीपक रास्ते में होता है और रजत उसका लेटर पढ़ रहा होता है। तो दीपक ने उसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि संगीता का मर्डर तुमने ही किया है और मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन एक शब्द सिंबोलिज्म जो तुमने अपने स्पीच में बोला था, इस शब्द को सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि संगीता का मर्डर तुमने ही किया था। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं दीपक रजत का मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था जिसमें रजत ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था सिंबोलिज्म। फिर दीपक स्कूल के उस डॉक्टर से मिलता है और इस शब्द के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या कभी रजत ने इस शब्द के बारे में उससे बात किया था। तो डॉक्टर बताता है हाँ, 6 महीने पहले की बात है, रजत को एक कुत्ते ने काट लिया था और जब मेरा असिस्टेंट उसे इंजेक्शन लगा रहा था तो मैंने अपने असिस्टेंट को समझाया था कि कभी भी इंजेक्शन के अंदर एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एम्बोलिज्म हो सकता है, यानी कि अगर नसों में एयर चला गया तो इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। वही रजत पढ़ता है जिसमें दीपक लिखता है कि मैं चाहता तो तुम्हें अरेस्ट कर सकता था, लेकिन तुम्हारा भोलापन देख के मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने गोविंद को इस केस में इसलिए फ्रेम किया क्योंकि गोविंद ने पायल के साथ बहुत ही गलत किया था। हालांकि गोविंद ने अपना जुर्म कभी भी कबूल नहीं किया, लेकिन पायल के सुसाइड ने ये तो साबित कर ही दिया कि पायल के साथ कुछ गलत हुआ था, तो गोविंद को सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं रजत एक रात हॉस्टल में घूम रहा था, तभी उसे संगीता की आवाज आती है। वो मनुष्य से बोलती है कि देखो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, तुम बताओ तुम इस जमीन को कब बेचोगे। तो मनोज बोलता है मैं इन अंधे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे बच्चे जैसे हैं और मैं इनसे इनका स्कूल कभी भी छीन नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस जमीन को नहीं बेचने वाला। तो संगीता बोलती है कि मुझे इन अंधे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस पैसे चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक रात जब संगीता अपने कमरे में सो रही होती है तभी रजत उसके विंडो से उसके कमरे में जाता है और एक खाली एयर से भरा हुआ सिरिंज उसके नसों में इंजेक्ट कर देता है और जिससे संगीता की मौत हो जाती है। और वही दीपक बोलता है कि तुम दोनों के प्यार को देखकर मुझे अपना प्यार याद आ गया, पिछले कई सालों से मैंने कभी भी सुकून की नींद नहीं सोई, लेकिन अब मैं सो सकता हूँ। और वही दीपक अपने घर वालों को कॉल करता है और उनको बताता है कि वो वापस घर आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रजत वो लेटर पढ़ने के बाद फाड़ कर फेंक देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।